कैफी आज़मी ने बहुत पहले कहा था, मेरा बचपन भी साथ ले आया, गांव से जब भी आ गया कोई। जब भी ये शेर पढ़ता हूँ माजी में खो जाता हूँ, 27 साल की उस ज़िंदगी को याद करता हूँ। वसीम आए हैं, मैंने उन्हें तैयार किया है, उनसे बात की है कि वसीम, हमने 30 साल पहले जो ज़िंदगी शुरू की थी, साथ था हमारा, बातें थीं, यादें थीं, गपशप थी, लड़ाइयाँ थीं, कहानियाँ थीं, वो सारी कहानियाँ क्या तुम्हें याद हैं? उसने कहा हाँ मुझे याद हैं। तो मैंने कहा कि आओ हम मिल बैठ करके वो कहानियाँ दोबारा याद करते हैं, दोबारा डिस्कस करते हैं और अपने माजी को याद करते हैं। तो वसीम ज़रा तशरीफ़ लाइए आप। वसीम जी, पुरानी यादें, सबसे पुरानी मुलाकात मेरे साथ आपको कौन सी याद है? पुरानी मुलाकात याद तो नहीं है, लेकिन मैं जानता हूं कि यही कोई 30 साल तो हुई है, उससे ऊपर हुए होंगे। 30 साल हो गए होंगे। मुझे याद पड़ता है कि 1995-96 में हाँ, वो दौर था, वही दौर था जब हम बागनगर में डॉक्टर समीउल्लाह साहब के यहाँ बैठा करते थे। आप थे, हम थे, समीउल्लाह साहब के लड़के सुल्तान थे, हाँ, और किबरिया हुआ करते थे। हाँ, वही है ना, ये हाँ। सारे लोग समझ लीजिए, हम लोग तो पढ़ रहे होते थे, आप लोग अपने कारोबार में भी थे। हाँ, वो 95-96 का दौर था, टेंट हाउस का जमाना था, साहिल टेंट हाउस मुझे याद पड़ता है, बाजार में था। और 15-20 दिन पे एक दिन तय होता, हाँ, खाने का प्रोग्राम होता था, खाने का प्रोग्राम होता था। हम लोग खुद बनाते थे। हाँ। और रोटी, गोश्त, चावल वगैरह सब कुछ बनाते थे, खुद खाते थे। और उस बनाने पूरी टोली हुआ करती थी, पूरी टोली। और उस बनाने का जो अमल था, उसमें जो सबसे जिम्मेदारियां थी और जो लड़ाइयां थी, क्या चीज किसी ने ज्यादा कर दी, कम कर दी, ये सारी बातें भी होती थी। तो वो बड़ा मिस करता हूं मैं। वो अच्छा इसलिए लगता था क्योंकि उसमें खुलूस ज्यादा था। एक तो शौक था, दूसरे खुलूस था, इसलिए वो खाना और वो महफिलें अच्छी लगती थी। अच्छा, वो महफिलें क्या आज भी बागनगर में, उस उम्र के जिस उम्र में हम लोग थे, क्या आज भी इस वक्त के नौजवान ऐसी महफिलें सजाते हैं? नहीं, अब तो जमाना बदल गया, ग्लोबलाइजेशन का दौर हो गया, पैसे की बड़ी ज्यादा अहमियत हो गई, प्यार मोहब्बत धीरे धीरे दिलों से रुखसत हो गया, तो अब वो चीज नहीं रह गई। मुझे याद पड़ता है कि मैं जब इधर 4-5 साल से जाना शुरू किया जी, तो अब बस्ती के अंदर बहुत अच्छे जो है ढाबे, हाँ, फूड स्टॉल्स बन गए हैं और हर तरह के बन गए हैं। और अब नौजवान बड़ी जल्दी से रुख करते हैं और वो बस्ती में किसी ढाबे का नाम लेते हैं। हाँ, बाबा ढाबा और हाँ, बहुत तरह के ढाबे। मुझसे भी लोगों ने कहा कि हम चलें आपको वहाँ ढाबे पर आपकी दावत करते हैं। तो एक मेट्रो सिटी से निकल करके फिर एक सिटी में जाना मुझे पसंद नहीं है, कम से कम। एक चीज ये हुई। दूसरी चीज, आपसे जो हमारा ताल्लुक था, वो जो एक नेचुरल जिंदगी वहां पर थी आज से कोई 30 साल पहले, उसमें किस हद तक कमी आई है और कितनी भी बची हुई है? आप उससे कितने लुत्फानंदोज होते हैं? तो पुरानी वाले जो 30 साल पहले का जो दौर था, मेरे ख्याल से सारी चीजें वही हैं, खेत खलियान वही है, मट्टी वही है, बागीचे वही हैं, सब कुछ है। अगर कोई चीज घटी है तो दिलों से मोहब्बत घटी है। लोग एक दूसरे इतने अपने आप में मसरूफ हैं कि एक दूसरे से मिलने के लिए फुर्सत नहीं है। और चूंकि पैसा जो है ना, पैसा इतनी अहम चीज बन गया है लोगों की जिंदगी में कि पैसे ने दिलों से सारी चीज खत्म कर दी है। क्या वापसी का कोई उम्मीद नहीं है कि जिसको हम याद करते हैं, आप भी याद करते हैं और बहुत सारे लोग याद करते हैं, जो काश वो पुराने दिन लौट आए, वो दिन मुआशरा लौट आए? वो ना मुआशरा लौटेगा, ना वो दिन लौटेंगे। अब वो यादों की गर्त में कहीं खो गए हैं, अब सिर्फ याद रह गए हैं। याद कर करके उससे लुत्फ अंदोज हुआ जा सकता है, इसके अलावा कुछ है नहीं। अब वो दौर कहाँ। फोन काटिए, बीच में डिस्टर्ब करता रहेगा हम लोगों को। मोहम्मद दीन चचा हुआ करते थे उस दौर में, बड़े मोहब्बत करते थे और जहाँ कहीं मिल जाते थे, बड़े ही जज्बाती वो जैसे बुजुर्ग थे। और उन्हें सुन करके, देख करके हम लोग वो है बड़े मोहम्मद दीन चाचा की याद जो दिलाई आपने, हाँ, तो गोया वो गालिब का शेर है कि एक तीर मेरे सीने पे मारा कि हाय हाय। बेचारे आज भी जिंदा हैं, अच्छा माशाल्लाह, हयात हैं। और वही तेजी आज भी उनकी मिजाज में है। हाँ, जहनी तेजी तो वही है, जिस्मानी तौर से थोड़ा सा कमजोर हो गए हैं।
अब जब बात छिड़ गई है तो मुझको उनका एक वाकई तो उनके बहुत सारे हाँ, हैं, बिल्कुल सही कहा। बल्कि वो हमारे चचा हैं, वो ये समझिए कि उनकी पूरी जिंदगी एक वाकया है। उनका नाम खुद एक वाकया है। सही बात है। वो उनका एक वाकया याद आ रहा है तमाम वाकयात में से। बड़े दिलचस्प आदमी थे, बड़े फितरी आदमी थे, हाँ। बड़े खुलूस, बड़ी मोहब्बत थी दिलों में। एक मर्तबा हमारे यहाँ देखिए खेती किसानी का देहात में होता है, तो अब बारिश का मौसम था और धान की खेती छोटी छोटी थी। और धान की खेती में आप जानते हैं कि पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। किसान परेशान रहता है, हमेशा आसमान की तरफ निगाह रखता है, आसमान की तरफ। तो उसमें हुआ ये कि मोहम्मद दीन चा ने जो है, चाचा ने, हाँ चा ही बोलते हैं, चाचा तो बाद में उसको खेतियां कर रखी थी। जी जी। तो अब गुर्बत तो थी ही, हम लोगों की घुट्टी में है गुर्बत, है ना। तो खेत में पानी चलाने के लिए इनके पास पैसे नहीं थे, पैसे किसी के पास भी नहीं हुआ करते थे। हाँ, हर एक को इंतजाम करना तो इनके बच्चे जो है, इनके बच्चे बॉम्बे में कहीं रह रहे थे, तो शायद पैसा वैसा मांगा तो नहीं हो पाया था। मैं कहीं जा रहा था, मोहम्मद दीन चाचा रास्ते में बैठे हुए थे, तो मैंने देखा उदास मायूस बेचारे बैठे हैं। अच्छा। तो मैं रुक गया, चूंकि ताल्लुकाती थे, हमारे दोस्त भी थे, चचा भी थे। मैं बैठ गया। मैंने कहा कि मोहम्मद दीन चाचा क्या बात है, क्यों इतने उदास हो? तो उन्होंने अपने अंदाज में कहा, अरे बाऊ का बताई, बारिश होरिश होत नहीं है और लड़के पैसा नहीं देते हैं और जेब में को पैसा नहीं है कि खेतवा में पानी चला लें और खेतवा में का धनवा कुछ झुरात है, कुछ समझ में ना आवत है। काम का करी का ना करी। अच्छा, उस वक्त मौसम का यह हाल था कि एक आध हफ्ता से बादल उमड़ उमड़ के आ रहे थे, गरज तड़क सब कुछ हो रहा था, लेकिन एक बूंद नहीं गिर रही थी और धान सूख रहा था। तो जब मोहम्मद दीन चाचा ये बात कह रहे थे, उसी वक्त बादलों में एक जोरदार की गरज हुई। अच्छा, देखिए कितना फितरी जुमला कहने जा रहा हूं मैं, जो मोहम्मद दीन चाचा ने कहा था उस वक्त। एक तो वो मायूस एकदम, हाँ, उसी दरमियान बादल गरजा, परेशान, और एक हफ्ते से बादल गरज रहा था, मोटे मोटे काले काले बादल, लेकिन बारिश की एक बूंद नहीं गिर रही थी। तो उसी, जब मोहम्मद दीन चाचा परेशानी मुझको बता रहे थे, उसी वक्त जोरदार की गरज सुनाई दी, गड़गड़ बादल गरजा। मोहम्मद दीन चाचा की जबान से फौरन निकला, यानी खुदा को मंसूब करके, कहें ना मर्दबा बिना मतलब का, अच्छा ना लागत है, एक हफ्ता से कुछ कहीं नहीं पावत हो, तो हरे बस का ना ही कुछ है। तो अच्छा। इस तरह के वाकयात, जो इस तरह के वाकयात उनकी जिंदगी में बहुत मिलते हैं। हाँ, उनकी जिंदगी का हिस्सा है। और बंदा जो है बहुत, ये समझिए कि बहुत दिलावर था, बहुत दिलेर था। किसी ने मदद मांग ली तो ये नहीं सोचते थे कि मतलब क्या कर, मदद के लिए फौरन तैयार। अब चाहे पैसों से मदद करनी हो, चाहे लाठी डंडे से, लेकिन मदद के लिए फौरन तैयार। लाठी डंडे से भी मदद करते थे? लाठी डंडे से मदद करना, मार करने में बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओहो, बहुत आगे की चीज थी। अब वो पुराना दौर था, तो यही चलता था, कानून वानून उतना वो तो था नहीं, तो बस बजोरे बाजू, हाँ, कहीं लाठी से हासिल कर लिया जाए कहीं। मतलब बहुत अच्छे आदमी थे बेचारे। हैं क्या हैं? अच्छा, हैं। अच्छा, एक चीज और, बागनगर चूंकि हम लोगों का मस्कन था, मैं बन्नी में, अपना गांव छोटा सा है, वहाँ रहता था, लेकिन मेरा सारा वक्त रात वहाँ गुजरती थी, दिन तो आप लोगों के साथ गुजरता। तालीम भी वहीं पाई मैंने 8वीं तक, तो एक तरह से मेरा दूसरा घर था और सारा वक्त वहीं गुजरता, आप लोगों के दरमियान गुजरता था। कई तरह के तजुर्बात हम लोग वहाँ करते थे। सियासत की जो थोड़ी मोटी समझ शुरू हुई, नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी का क़याम 1994 में हुआ, और डॉक्टर समीउल्लाह साहब का वो घर, वो आज भी है, कैंप ऑफिस हुआ करता था, और हम लोग उस वक्त पीछे बैठे रहते थे, लेकिन ये सब चीजें देख रहे होते थे। आप भी हमारी एज में थे, आपके भाई बड़े बहुत ही पेश रहे बसपा के क़याम से लेकर के उस तक। तो अब सियासी जो कल्चर था वहाँ का, उठने बैठने का, बागनगर का, अब उस सियासी कल्चर में क्या तब्दीली आई है? अब तब्दीली देखिए, उस वक्त जो सियासत होती थी वहाँ, तो आप तो जानते हैं ना कि हम लोग खुद जो है पैसे इकट्ठा करते थे, और जिस नेता को हम चुनाव लड़ाते थे,
उसका पैसा कम लगता था। हम लोग खुद जो है पैसा उसका जो खर्च होता था चंदा उंदा करके इकट्ठा करके उसके लगाते थे उसके काम में। जी। लेकिन आज ये हाल है ना। अच्छा, पहले ये था, आपको याद होगा कि 2-3 कैंडिडेट जब चुनाव लड़ते थे तो उसमें से जो अपनी पसंद का होता था, तो पसंद किस तरह करते थे लोग, ये देखते थे कि कौन कैंडिडेट गरीब है। तो हम लोग मतलब इलाके के लोग गरीब कैंडिडेट को पसंद करते थे कि ये गरीब है, हम भी गरीब हैं, गरीब को अगर हम जिताएंगे तो ये हमारी ज़्यादा फिक्र करेगा और हमारे हालात क्या हैं वो बेहतर समझेगा। तो अब गरीब के पास चूंकि खर्च करने के लिए पैसे होते नहीं थे, तो हम जैसे लोग यानी आवाम खुद थोड़ा थोड़ा जो है पैसा इकट्ठा करके गाड़ी से चलने के लिए वो सारा इंतजाम करते थे। एक मिनट, वो सारा इंतजाम करते थे। वो उस वक्त का जो है ये हालात थे। लेकिन आज जो है ना, अच्छा, कैंडिडेट जब कहीं जाता था, आपका भी इत्तेफाक हुआ होगा कि हम लोग जब कहीं कैंडिडेट को लेके जाते थे तो जिसके दरवाजे पे जाते थे वो उसकी इज्जत आओ भगत करता था, चाय पानी पिलाता था, खर्च करता था। ये उस वक्त का था माहौल। लेकिन आज माहौल एकदम उलट गया है। अच्छा, आज ये माहौल है। अच्छा, एक बात और, कैंडिडेट अगर साइकिल से जा रहा है प्रचार करने तो ये इस बात की अलामत होती थी कि ये गरीब कैंडिडेट है, ये हमारे बीच का है, इसको इज्जत से बिठाओ। आज हालात पलट के इस तरह से हो गए हैं ना कि अगर कोई कैंडिडेट लोकसभा विधान में कोई भी हो, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर साइकिल से चला गया तो उसको मार के भगा देंगे कि ये कहाँ आया है चुनाव लड़ने, इसके पास तो मोटरसाइकिल नहीं है, बाइक नहीं है। और अब ये होता है, मैंने देखा खुद, ये मेरा तजुर्बा है, एक बार का नहीं कई बार का, कि चाय के होटल है या कोई भी होटल है, 10-20 लोग देहात में बैठे रहते हैं, वो आबाद किए रहते हैं, और कैंडिडेट ताक के उन्हीं होटलों पे जाते हैं निशाना साधने। तो जब होटल पे जाते हैं ना कैंडिडेट अपनी पूरी टोली के साथ, तो पहले तो आवाम चाय पिलाती थी, खिलाती पिलाती थी कि कहीं से आए हैं भाई दौड़ धूप के। अब जो है कैंडिडेट पहुंचते ही सारे लोगों के लिए चाय पानी का और सारी चीजों का इंतजाम करता है, खुद पैसे देता है। अब मामला एकदम उलट गया है। पहले हम कैंडिडेट को देते थे कि हमारा काम करेगा, अब ये सोच हो गई है कि कैंडिडेट से जितना ले पाओ ले लो, हाँ, जीतने के बाद तो वो हम ही को लूटेगा। मुझे याद पड़ता माहौल है एकदम बदल गया है। पार्टी की रैलियां होती थी, छोटे प्रोग्राम होते थे, अरशद खान साहब और डॉक्टर मसूद साहब आते थे, मुख्तलिफ जगहों पर प्रोग्राम तय होते थे, और जहां भी प्रोग्राम होते थे, प्रोग्राम के आखिर में डॉक्टर साहब या अरशद साहब ऐलान करते थे कि साहब अपना कुर्ता आगे कर देते थे, और वहाँ जो बेचारे बैठे हुए लोग थे जिस भी हाल में थे तो 150, 10, 20, 30 डालते थे। मैंने ये बात सही है, मैंने देखा है कि डॉक्टर मसूद साहब जब अपनी तकरीर खत्म करते थे तो इस तरह से दामन फैला के कहते थे कि दे के जाइए, चाहे 1 रुपया दीजिए, और लोग देते थे। 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया, 100 रुपया, जो भी होता था देते थे। चलिए, सियासत की बात हुई, सियासत का बिल्कुल एक तरह से पूरा सिक्का ही तब्दील हो गया है ना। और भी कुछ चीजें मुझे याद पड़ती हैं कि मैं जब अभी तो मुस्लिम इंटरनेशनल हायर सेकेंडरी स्कूल है, तो जनतवा के नाम से उसका नाम था, और मैं 6th क्लास में वहाँ पर मेरा एडमिशन हुआ और हम वहाँ पढ़ना शुरू किए। तो उस वक्त मधुरी के नाम से एक वीडियो सेंटर था। अब भाई होता क्या था, छोटे छोटे थे, हम पढ़ने वाले बच्चे थे तो बड़े सिंसियर थे, घर से दबाव था, तो कभी वीडियो देखने की हिम्मत नहीं हुई, इतने पैसे भी नहीं मिलते तो हिम्मत भी नहीं हुई, कर नहीं पाए। लेकिन बहुत सारे बच्चे बड़े तेज थे और उनके पैसे भी होते थे, तो 2 रुपया या 1 रुपया लेकर के वो वीडियो दिखवाती थी। कई बार ऐसा हुआ कि हम लोगों को भेज दिया मास्टर साहब ने कि जाओ फलाना नहीं आया है, या तो मधुरी के यहाँ बैठा होगा। अब भाई साहब बड़ी दुश्वारी होती थी। तो वो जो एक माहौल था 1995 मतलब 90 का क्रेज था मधुरी का। सही। अभी भी जिंदा है वो? नहीं, वो जिंदा तो है। उसका कारोबार, लेकिन उसका कारोबार अब हर आदमी की जेब में आ गया है, मोबाइल की सेटिंग में खत्म हो गया। अब उसकी जरूरत नहीं रही है, बेचारे जिंदा हैं, चल रहा है उसका। आप ये कहें कि फिल्म के फरोग में कोई बदमाश लड़का यानी तालिब इल्म अगर मदरसे से या स्कूल से गायब होता था तो ये मतलब पक्की बात थी कि हम लोग ढूंढने वहीं जाते थे, सबसे पहले वहीं जाते थे, वहीं होगा बंदा। और मतलब इतना यकीन रहता था कि वहीं होगा, तो हम लोग 4, 6, 10 लड़के जाते थे कि जब वो मिलेगा तो टांग के लाएंगे, टांग के लाते थे मदरसे तक। ये होता था कि जाओ उसको टांग के लाओ। अच्छा, एक चीज और,
एक तो ये पहलू था कि बच्चे भाग करके वहीं जाते थे, जो ना पढ़ने वाले बच्चे थे डिस्टर्ब होते थे। लेकिन दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो उस वक्त फिल्म के कल्चर को अगर इस हवाले से देखा जाए, फरोग में मधुरी का रोल तो है। हाँ बिल्कुल। इसे आप कैसे फरामोश करेंगे? फिल्म दुनिया को अगर पता चले अमिताभ बच्चन को, उस वक्त के हीरोज को, कि उसने उस दौर में फिल्म देखने का एक मौका फराहम किया नौजवानों को, तो इसको तो आप कंट्रीब्यूशन कहेंगे। हाँ, कम से कम कुछ तो उनकी मदद होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज, 3-4 नाम बनियों के थे, मिठाई वालों के थे। अशरफी लाल थे, बड़े मशहूर थे। गंगाराम थे, वो बड़ी दुकान रखते थे। उसके अलावा हनुमान जी थे। हाँ। बनवारी लाल थे, जगन्नाथ थे। बाद में कादिर ने इसमें अपना नाम डाला और बहुत बड़ा नाम डाला। अब इन तमाम की सूरत हाल क्या है? इनकी नई नस्लें क्या कर रही हैं? इनकी ये लोग तो चले गए। अच्छा, सब चले गए? लगभग सब चले गए। एक आध लोग बाकी होंगे, जैसे गंगाराम हलवाई बाकी हैं। अच्छा, अब इनकी नस्लें, बाबा चले गए। हाँ, हनुमान बाबा चले गए। अच्छा। और जगन्नाथ भी चले गए। ये गंगाराम हलवाई ये बाकी हैं। अब कुछ लोग वही पुराना जो आबाई इनका बिजनेस है वही करते हैं, और कुछ लोगों ने दूसरे अपने बिजनेस कर लिए हैं और चल रहा है। हम लोग बहुत ही नेचुरल अंदाज में गांव की बातें कर रहे हैं, इसलिए आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। और गांव की बातें, गांव की यादें इनके साथ जो हैं, मेरे साथ हैं, हम दोनों की मुश्तरक हैं। और इसलिए गांव को याद करना जरूरी है, ताकि अपनी नई नस्लों को बताया जाए कि गांव के बाजार कैसे हुआ करते थे, क्या बदला है वहां पर, वही जानने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जो कंपोजिशन था हिंदू मुस्लिम और ब्रदरहुड जिसे कहते हैं, गंगा जमुनी तहजीब जिसे कहते हैं, वो कितना उसके अंदर डिस्टरबेंस पैदा हुआ है या कुछ मजबूत हुई है? अब देखिए, मुल्की पैमाने पर तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी बुराई हो गई है। लेकिन हमारा जो अपना इलाका है वो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुल्क में जो भी हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत बढ़ी है वहाँ उसका कोई असर नहीं है। आज भी हम लोग गैर मुस्लिमों को अपने यहाँ बुलाते हैं। गैर मुस्लिम अपने शादी ब्याह और किसी भी खुशी गम में हम लोगों को अपने यहाँ बुलाते हैं, साथ में बैठ के खाना खाते हैं और सब कुछ दोस्ताना माहौल में होता है। हिंदू और मुस्लिम की कोई भी बात वहाँ पर हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं। अच्छा, कुछ लोगों ने जो है, नए कारोबार क्या शुरू हुए वहाँ पर इस दरमियान? नए कारोबार में तो मैं क्या बताऊं, इसमें जो है सर पीटने को जी चाहता है। क्या बात है? नए कारोबार में जैसे अपनी जो मार्केट है ना, उसका दायरा बढ़ा है। दायरा पश्चिम की तरफ बढ़ते बढ़ते बस्ती की सरहद में दाखिल हो चुका है, और पूरब की तरफ बढ़ते बढ़ते आपका जो सब एरिया है वहाँ शामिल हो गया है। और आप मुसलसल सिमरियामा तक चले जाइए, सही कह रहे हैं, तो आपको ये नहीं लगेगा कि मतलब कहीं खाली है। थोड़े थोड़े दूरी के बाद समुद्र में मिल गया है। बिजनेस बढ़ा है, लेकिन एक बिजनेस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वो है चाय और खाने के होटल। अच्छा। जगह जगह ऐसा लगता है कि उस मार्केट के बदन पे फोड़े निकल आए हो जगह। बहुत ज्यादा। क्या गाँव में अब जो है, जो वो तो गांव की आबादियों की मार्केट है ना, तो क्या गांव में लोग अब खाना नहीं बनाते? वहाँ भी नहीं खाते हैं, लेकिन जो नई नस्ल है ना, ये नई नस्ल को, इनको घर का खाना शायद ना पसंद हो। शहरों में रहते रहते जुबान का जायका जो है वो हो गया है, और हम लोग अपनी जबान में उसे चट्टू कहते हैं, तो ये लोग चट्टू हो गए। एक चीज, अगर बागनगर का, हमारे क्षेत्र का कोई तारुफ आपसे पूछता है तो आपके जहन में सबसे पहला जुमला क्या आता है? अगर किसी को बताना हो, एक्स आदमी को, कि आप कहाँ से आते हैं, क्या है आपके इलाके की खास बात, तो आप क्या कहेंगे? हमारे इलाके की खास बात जो है, हमारे अदबी मैदान में एक मौलाना मुजीब साहब हुआ करते थे, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैं, कमजोर हो गए हैं, उम्र ज्यादा हो गई है। हम पूरे भारत में कहीं भी रहें, और हमने ये देखा है कि कोई जब पूछता है कि भाई कहाँ से हो, तो हम पहले जिला बस्ती बताते हैं, क्योंकि हम जिस जिले में हैं, संत कबीर नगर में, वो जिला इसी जिला बस्ती से जो है बढ़ के तकसीम होके अलग हुआ है। तो अभी वो, हालांकि ज्यादा दिन हो गया, लेकिन उतना मारूफ नहीं हुआ है, और बस्ती तो पता नहीं कितने सालों से ये जिला है, ये चल रहा है इसका नाम। तो जब कोई पूछता है कि कहाँ से हो, तो हम कहते हैं बस्ती से। तो अगर मतलब पूछने वाला थोड़ा सा है सामाजिक आदमी, तो फौरन पूछ लेता है कि कौन सा बस्ती? मुजीब वाला बस्ती?
मुझीब बस्तवी वाला बस्ती, तो हम कहते हैं कि हाँ वही बस्ती। आपसे बिल्कुल सही तो कहा आपने। ये बात सिर्फ मुझसे भी, मेरे नाम के साथ बस्तवी है, हाँ अशरफ अली बस्तवी। हाँ तो फौरन दूसरी तरफ से जवाब आता है क्या, दो हाँ, वही जवाब आता है मुझे। एक तो वो राही बस्तवी का नाम भी लोग लेते हैं हाँ कि क्या उनकी बस्ती या मुजीब बस्तवी। हाँ, तो ये एक बड़ा तारुफ है हमारे इलाके के लिए। उन्होंने जो है मुजीब बस्तवी साहब ने हमारे इलाके का नाम पूरे भारत में जो है मुतारिफ कराया है, पूरे हिंदुस्तान में मुल्की पैमाने पर। आप शायर भी हैं और आप तो बहुत कुछ हैं, आप ताजिर हैं, शायर हैं, अदीब हैं, और न जाने क्या क्या है, मैं नहीं बयान कर सकता आपके बारे में। जब भी मिलता हूँ, आपके साथ बात करता हूँ, तो कुछ एक नया पहलू आपकी जिंदगी का निकलता है। मैं सिर्फ एक चीज हूँ, क्या है? वसीम भाई। मेरे लिए तो आप वसीम भाई हैं, बल्कि वसीम भाई से आगे वसीमा, जो हम एक दूसरे को कहते हैं, तो वो हैं। वो रहना भी चाहिए हम लोगों को, आखिरी सांस तक, जब तक जिंदा हैं हम एक दूसरे से, ताकि हम एक दूसरे को के साथ बैठ पाए इसी तरीके से, बेतकल्लुफी से। क्योंकि हुआ क्या है कि मैं शहर में आ गया हूँ, आप वहाँ कहीं और दोस्त बाहर चले गए हैं, अब वो एक तकल्लुफ सा दरमियान में आ गया है। कई बार ऐसा होता है, हम शहरों की जिंदगी में बड़ी चमकदार जिंदगी में गुजारते हुए आपको मिस करते हैं, आपके उस कल्चर को जिसमें हम जिए हैं मिस करते हैं। और जब बात हो जाती है तो घंटों की जो थकान है वो 15 मिनट की हो जाती है। हम नेचर से दूर हो गए ना, जब महसूस करते हैं, नेचर से करीब होते हैं। हाँ। और यही नेचर से करीब होना है। हाँ। हम जब नेचर से करीब होते हैं तो हमारी थकन उतर जाती है। देहात की मिट्टी में बड़ी कशिश है। आप कहीं भी चले जाओ पूरी दुनिया, बड़े से बड़े शहर में, और कितनी भी ऊंचाई पर चले जाओ आप, अपनी जिंदगी कितनी भी प्रोफेशनल बना लो, लेकिन जो देहात की कशिश है ना, उसकी मिट्टी में जो खुशबू है, आपको भूल नहीं पाओगे, नहीं भूल पाओगे। और ना उससे जो है अलग हो पाओगे। हमारे गांव में, मैं उस अपने गांव की एक और साहब हैं, मैं उनकी एक कहानी बताता हूँ। बताइए। किस तरह से फितरी लोग हुआ करते थे और कैसी कैसी बातें होती थी, वो सब दिन चले गए, ठहाके लगा करते थे। एक हमारे गांव में एक चचा थे, तो पेवर देहाती एकदम। तो एक मर्तबा वो बम्बई गए। अब वो दिन तो नहीं याद है कि मतलब 20 साल हुआ कि 25 साल हुआ, लेकिन इतना याद आ रहा है कि उस दौरान बम्बई में बर्ड फ्लू फैला हुआ था। अच्छा। ये बीमारी चल रही थी। ठीक है। और जिस तरह से इस बीमारी का प्रचार प्रसार किया गया था, ये नाम सुन के, बर्ड फ्लू नाम सुन के डर लग जाता था कि कहीं से आके जो है, हाँ बिल्कुल सही बात है, बदन के अंदर सरायत न कर जाए और मर जाए। बहुत ज्यादा डर है। तो उसमें ये था कि भाई चिकन उकन मुर्गी उर्गी मत खाइए, चिकन ही का मामला था। हाँ, चिकन का मामला था। तो उसी दौरान ये साहब बम्बई गए, तो अपने किसी दोस्त के यहाँ या जहाँ भी इनका रहा होगा वहाँ गए। तो अब चूंकि ये मेहमान थे, और मुंबई में पूरी तरह से मुर्गी पे पाबंदी लगी हुई थी, कोई नहीं खाता था। पाबंदी क्या लगी थी? डर की वजह से कोई खाता ही नहीं था। सही बात, पाबंदी बता दिया गया था कि मुर्गी चिकन बेचने वाले जो थे ना, इन लोगों ने क्या किया था, 5-5 और 6-6 रुपया किलो बेचने लगे थे कि किसी तरह तो चली जाए। हाँ। तो ये जब पहुंचे हमारे चचा, इनका नाम था अब्दुल चचा। ये जब पहुंचे मुंबई, तो इनको अब वही सब्जी रोटी दाल चावल यही मिला। इन्होंने सोचा कोई बात नहीं भाई, हो सकता है शाम को बने। शाम को जब ये खाने बैठे तो फिर अगले दिन जब खाने बैठे तो फिर वही चीज। अब तो कुछ हद ही हो गई। हाँ, हद हो गई कि मैं मतलब मेहमान बन के आया हूँ, मुझको दाल सब्जी चावल रोटी क्या है। एक टाइम तो कुछ होना चाहिए था, मुर्गे मुसल्लम। तो ये संजीदा हो गए। अच्छा। और अपने उस रिश्तेदार से कहने लगे संजीदा होके कि भाई ये बताओ, आपका काम धंधा कुछ डाउन है क्या, कुछ कम चल रहा है? तो उन्होंने कहा नहीं, कोई परेशानी है आपको? कहे नहीं। अरे कहे भाई कुछ गल्ला वल्ला घर से मंगवा दूं, पैसे की दिक्कत हो पैसे दे दूं। अच्छा, कुछ तो परेशानी है आपको? तो इन लोगों ने कहा कि नहीं यार, कोई परेशानी नहीं है, सब खुदा के फजल से सब ठीक ठाक चल रहा है, एकदम बढ़िया चल रहा है, काम धंधा भी बहुत है। तो कहें जब काम धंधा बहुत है
तो फिर क्यों 3 टाइम से मुझको यही सब्जी सब्जी रोटी सब्जी रोटी क्यों खिला रहे हो? जब तो आपके पास सब कुछ है तो क्यों खिला रहे हो? तब उन लोग, ये बेचारे देहाती ठहरे, तब उन लोगों ने बताया कि चाचा ऐसा है और बड़ी तेज बीमारी फैली हुई है, मुर्गी उर्गी कोई नहीं खाता। अच्छा। और इसीलिए हम लोग सब्जी खा रहे हैं। अच्छा। तो अब्दुल चाचा ने कहा कि मार्केट में मुर्गी जो 200 रुपये 150 रुपये किलो मिलती थी, आज वो 5 रुपया किलो मिलती है और तुम लोग बीमारी की बात करते हो। अरे अब्दुल तो खुद एक बीमारी है, अब्दुल से बीमारी की बात करते हो? अब्दुल से बीमारी की बात अब्दुल से बड़ी बीमारी कौन इस दुनिया में है? चुनांचे वो गए और ढेर सारा चिकन खरीद के लाए। अच्छा। वो लोग मना करते रहे कि मत पकाओ मत खाओ, लेकिन ये खूब खाए पका के। अच्छा। और इनको कुछ नहीं हुआ। अच्छा। हाँ वैसे टहल नहीं, ये कहा गया था कि इसको उबाल ले अगर कायदे से तो इसमें कुछ नहीं होगा। और वो भून भान के खूब खाए, भून भून के, इनको कुछ नहीं। ये कहते रहे कि मुझसे बड़ी बीमारी कौन इस दुनिया में है? मैं तो खुद एक बीमारी हूँ। अब्दुल तो खुद एक बीमारी। अब्दुल तो खुद एक बीमारी। तो दोस्तों, अब्दुल तो खुद एक बीमारी है। आखिरी जुमला ये होगा हमारी आज की इस गुफ्तगू का। वसीम साहब मेरे साथ, जो मेरे दोस्त वसीम खान वसीम हैं, शायर हैं, अदीब हैं, ताजिर हैं, नेता हैं, कई सियासी पार्टियों में सरगर्म रहे हैं। हमेशा जब इलेक्शन का मौका आता है तो पार्टियां रुजू करती हैं और किसी न किसी पार्टी के बैनर इनके हाथ में होता है, झंडा हाथ में होता है। नहीं, ये बात तो नहीं है सर। आप मेरा तारुफ किस अंदाज में करवा रहे हैं? भाई आपने बसपा का बैनर उठाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप क्यों नहीं उठाया? बिल्कुल नहीं। आपने उठाया नहीं? ना, आपके बड़े भाई ने उठाया बसपा का बैनर एक जमाने में। हाँ, आपको बता दूं, आप नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी में रहे। हाँ। और आपने पीस पार्टी ज्वाइन किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने उसमें नहीं था, नेलोपा में था, ये मान रहा हूँ। नेशनल लोकतांत्रिक पार्टी में, पीस पार्टी के भी तो आपने काम किया? नहीं, उसके लिए काम नहीं किया। MIM में थे। ठीक है, ठीक। और मैं हाल फिलहाल में जब मैंने देखा कि बसपा का जो कैंडिडेट आया तो आपने उसके लिए भी काम किया। हाँ। अब देखिए एक जुमला मेरा। हाँ, बताइए। मैं नेलोपा में था, छोड़ दिया। अच्छा। फिर MIM में आ गया, छोड़ दिया। फिर बसपा में तो गया नहीं मैं, लेकिन चूंकि अपने करीबी वहां चुनाव लड़ रहे थे तो अब जाना पड़ा हमें। वो कैंडिडेट से हमारा मामला था। लेकिन ये आप मान लीजिए कि उस पार्टी के बाद मैंने जो है, मैं बसपा में गया। तो कुल मिला के नेलोपा और ये MIM और बसपा, यानी दल बदलता रहा। ये आपकी निगाह में दिल नहीं बदला आपका? नहीं, दिल की छोड़िए, मैं पार्टी बदलता रहा। तो ये एक गलत काम है आपकी निगाह में। एक मिनट, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, किसी मैं तो बता रहा हूं। मैं कौन सा? ठीक है, जैसे लोग पार्टी बदल लेते हैं, लोग उसे बुरा मानते हैं। अब बताइए, अगर हम पार्टी बदल लें किसी वजह से, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा जो मुफाद जुड़ा था उस पे जो है चोट आई है इसलिए हमने पार्टी बदली है। अच्छा। हो सकता है हमको वहाँ मान सम्मान ना मिल रहा है इसलिए हमने पार्टी बदल ली है, ये तो अलग बात हो गई। पार्टी बदलना, अगर कोई नेता, देखिए मैं मैसेज भी दे रहा हूँ। अच्छा। हाँ, ये एक मैसेज है, आप दीजिए कि एक नेता, कोई, मैं नेता होता नहीं हूँ भाई, लेकिन मैं और तमाम नेताओं की बात कर रहा हूँ कि अगर कोई नेता पार्टी बदलता है ना, तो अवाम यानी हम उस पर कमेंट करते हैं कि ये दल बदलू है। लेकिन मैं कहता हूं कि इस मुल्क में हम लोगों से यानी अवाम से बड़ा दल बदलू नहीं कोई है। हाँ, बिल्कुल सही बात। बताऊं कैसे? ये कभी कांग्रेस को जिताते हैं, कभी सपा को, कभी बसपा को, कभी भाजपा को। ये तो खुद हरदम हम लोग यानी अवाम से ज्यादा अवाम पार्टी बदलते रहते हैं। तो हमसे बड़ा दल बदलू कौन है? हमसे मतलब अवाम। अच्छी बात है। देखिए, मेरे एक जुमले से इन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी, इन्हें बड़ा लगा कि इसकी वजाहत होनी चाहिए। हाँ, होनी चाहिए। और इन्होंने साबित किया कि नेता दल बदलू नहीं होता, असल में अवाम दल बदलू है। तो अवाम के दल बदल होने की वजह से नेता दल बदलू हो जाता है। सोचता कि अवाम उस तरफ है तो मैं क्यों ना उसका झंडा या बैनर ले आऊं। आप देख रहे हैं ना, कभी कांग्रेस की सरकार बनाएगी अवाम। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, कभी किसी की, कभी किसी की। तो हमारा खुद ठिकाना नहीं है। हम जैसे होंगे तो हमारे ही बीच से नेता पैदा होते हैं, वो कैसे रहेंगे? बड़ी अहम बात। अवाम जैसी होती है उसी के दरमियान से नेता उभरते हैं। हर तरह के सोशल लीडर्स, जो खराबियां आपको दिखाई देती हैं नेताओं में, समाजी कार्यकर्ताओं में, और भी जहां भी आप लोगों को देखते हैं, तो वो आपके मुआशरे से निकले हुए, हमारे आपके मुआशरे से निकले हुए लोग होते हैं। मुआशरा जैसा होगा यानी इंग्रेडिएंट जैसा होगा, मटेरियल
जो तैयार होगा वो उसी तरह का तैयार होगा, कच्चा खराब कच्चा माल जैसा होगा, हाँ, कच्चा माल जैसा होगा वैसा पक्का माल तैयार होगा। तो इनसे एक बात हो रही थी बागनगर पर, बागनगर के कल्चर पर, इनका अपना एक्सपीरियंस, मेरा अपना एक्सपीरियंस, और हमने अपनी माजी को याद किया है, 35 साल पुराने बचपन को याद किया है, जब उस वक्त हम साथ रहते थे और घंटों घंटों एक दूसरे का मुंह देखते रहते थे। और एक जुमला होता था, यूं बैठे हुए हैं टेलीफोन पर, कभी बात हो गई तो और आज भी बात करते हैं लोग, और उधर से जवाब आ रहा, और अब इसी और में 2-3 मिनट गुजर जाता था। तो मतलब वो उसका एक मजा भी था, एक इरिटेशन भी होता था, लेकिन मजेदार इरिटेशन होता था। तो इसी चीज को याद कर रहा था मैं, और जब भी बात होती तो याद करता रहता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे इजाजत दीजिए।